चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। सो फॉरेक्स वेरी अच्छा चैप्टर, वेरी नाइस चैप्टर, बड़ा चैप्टर, जस्ट लाइक डेरिवेटिव्स। एंड इनिशियली अगर आपको 8-10 टिप्स और ट्रिक्स इसकी पता चल गई तो फिर बहुत सरल हो जाता है। इसके अंदर को ना कोई ज़्यादा टाइप है, इट इज़ ऑल अबाउट अ पर्टिकुलर सम कि कैसे आपको कोड्स को घुमाना है, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं। तो 2 मिनट अगर आप मैं आपको बताऊं, पहली बात याद रखिए, ये एक कोट है, $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपीज। दिस इज अ कोट, ओके। नाउ द फर्स्ट रेट is known as bid rate and the another number is the offer, also known as ask, bid rate और offer rate। ना जो करेंसी लेफ्ट हैंड साइड में है हमेशा वो कोट उसका होता है, ये आप पहले समझ लो। सो अगर मैं आपको ऐसा कभी बोलूं 1 येन इज इक्वल्स टू 0.5 $0.7, किस अगर आपको मैं ऐसा कोट दूं तो ये जो कोट है ये येन का है। तो सबसे पहले ये समझना, जो करेंसी लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी है वो कोट उसका है। आपको जो भी करेंसी में ट्रेड करना है, आपको जो भी करेंसी में बाय करना है, आपको जो भी करेंसी में ट्रेड करना है, आपको कोई भी करेंसी में बाय करना है, आपको कोई करेंसी को सेल करना है, तो आपको कोट कैसा चाहिए, वो करेंसी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मलेशिया घूमने जा रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और किसी ने बोला भैया कोड बताना क्या कोड चल रहा है, और उसने आपको ऐसा बोला 1 रुपी इज इक्वल्स टू 0.8.9 मलेशियन रिंगिट्स। ये ऐसा कोड दिया उसने आपको। ये कोड आपके कोई काम का ही नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे मलेशियन रिंगिट्स में काम करना है, मुझे मलेशियन रिंगिट्स को बाय करना है, मुझे मलेशियन रिंगिट्स को सेल करना है। So those currencies in which I want to trade, I want to buy, I want to sell should always be on the left hand side. This quote is of no use to me. So इस कोट को यूजफुल कैसे बनाना है, हम इस कोट को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करना मतलब क्या, इधर मलेशियन रिंगिट लाने का और इधर रुपी लाने का। अब फ्लिप करना है, जब भी फ्लिप करोगे योर आस्क विल बिकम बिड and your bid will become ask. And if you want to flip, obviously you have to do 1 divide by. So अभी अगर मेरे को इसको फ्लिप करना है, 1 मलेशियन रिंगिट इज इक्वल्स टू, अभी आप पहले 1 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे कि 0.9? 0.9। सो 1 डिवाइड बाय 0.9 1.11, और फिर 1 डिवाइड बाय 0.8 1.25 रुपीज। इस तरह से आया। आप देख सकते हैं हमेशा जो बिड रहेगा वो ऑफर से कम ही रहेगा। ये आपको समझ जाना था। अब तक बिड जो रहता है वो ऑफर से हमेशा कम ही रहेगा, ऑफर हमेशा रेट बड़ा रहेगा। नहीं समझना तो अब भी पूछ लेना दादा, क्योंकि एक बार ही शुरू हो गया 150 सम का कारवा, खत्म ही नहीं होता बाद में। बिड क्यों बोलते हैं और ऑफर क्यों बोलते हैं, ठीक। अभी ये जो बिड रेट है ये वो रेट है जिस पर बैंक आपसे बाय करेगी, इसीलिए उसको बिड बोलते हैं। और ये वो रेट है जिस पर बैंक आपसे आपको सेल करेगी, इसीलिए उसको ऑफर बोलते हैं। तो अगर समझो आप यूएस घूमने जा रहे और ऐसा बोला $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपीज, तो अभी तेरे को यूएस घूमने जाना है, तो तुझे क्या चाहिए, रुपीज चाहिए कि डॉलर चाहिए? तो तू डॉलर को क्या करेगा, बाय करेगा कि सेल करेगा? तो बैंक क्या करेंगी, तो तेरे को ये रेट लगेगा। अब समझा? ये जो बीड है और ये जो ऑफर है ये आपके लिए नहीं है, बैंक के लिए है। जो ये कोट देता है आपको उसके पर्सपेक्टिव से है ये, कि मैं क्या रेट पे बाय करूंगा और क्या रेट पे सेल करूंगा। क्या बात समझ में आ गई? तो मैंने 3-4 आपको पॉइंट्स बोल दिए अभी।
एक मैंने क्या बोला, जो भी करेंसी में ट्रेड करना है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हुआ तो आप उस कोड को घुमाएंगे, कोड घुमाओगे तो क्या होगा, ऑफर बिड बनेगा और बिड ऑफर बनेगा। फिर मैंने ये और एक बता दिया कि बिड हमेशा ऑफर से कम ही रहेगा। एग्रीड और नो? और मैंने आपको ये बताया कि बिड मतलब जो रेट ये कोट कर रहा है वो व्यक्ति आपसे ये बाय करेगा, और ऑफर का मतलब है आपको कल जाकर अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज बेचनी है तो सामने वाला यू विल यूज बिड, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो सामने वाला विल यूज ऑफर। एग्रीड है? श्योर अबाउट दिस? अब समझ लो कि ये कोट है, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 2 पाउंड्स, ऐसा कोट है। तो इसको ब्रैकेट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पाउंड पर यूरो, क्योंकि ये क्या है, डंडी, पर पर यूरो मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में 1, है ना? ऐसा मैं बोलू 12 रुपीज पर डजन, मतलब ये भाव 12 रुपए का है कि डजन का है? डजन का। नहीं समझ रहा तो और एक बार, 12 लाख रुपए पर कार, ये रेट 12 लाख का है कि कार का है? कार का। पर के नीचे जो रहता है उसका रेट होता है ना, इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं ना। आप ऐसे दुकान में गए, आपने बोला व्हाट इज द रेट, उसने बोला 25,000 रुपीज पर टीवी, तो इज ही कोटिंग द रेट फॉर टीवी और फॉर 25,000 टीवी पर? तो जब भी कोई कोट हो ऐसा, येन इज इक्वल्स टू 2.4 यूरो, तो इसको कैसे लिखेंगे, यूरो पर येन। जो 1 है ना वो पर में आएगा, वो नीचे आएगा। बताइए, ये भी एकदम क्लियर हो गया? कितनी सारी बातें बता दी मैंने आपको, बरोबर है? अब अब ये सब तो बता दिया मैंने आपको ना। अगर ये इंडिया में कोड चल रहा है तो आपको सब ऐसे ही कोड दिखेंगे। मतलब जिस देश में कोड चलता है उस देश का करेंसी राइट हैंड साइड में रहता है। आपको ऐसा इंडिया में ऐसा कभी ऐसा नहीं दिखा 1 रुपी इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा कोड नहीं देता है कोई। बताइए, इंडिया में ही कोई रुपी का कोड देगा क्या? नहीं। इंडिया में वो किस चीज का कोड देगा, फॉरेन करेंसी का कोड देगा। तो डोमेस्टिक करेंसी is always on the right hand side and the currency in which you want to buy, sell, trade will be on the left hand side. Yes or no? जो करेंसी में आपको ट्रेड करना है वो लेफ्ट में रहेगा, और आपके देश की करेंसी राइट में रहनी है, आपकी देश की करेंसी राइट में रहेगी। बताइए सही है कि नहीं? आपकी देश की करेंसी क्या रहेगी, हमेशा राइट में रहेगी। अब अगर ऐसा कोड दिया किसी ने, $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपीज, तो ये किसका कोट है? ये है डॉलर का, ये कोट डॉलर का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर्स। क्या बोलेंगे? इट्स अ डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर्स। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहा, ऐसा, अब ये किसका कोट है? येन का। तो हम बोलेंगे इट्स एन इनडायरेक्ट कोट फॉर येन। जिनका डोका नहीं चल रहा है, मैं ये बता दूं फिर से एक बार, क्या किसी देश में उसी देश की करेंसी का कोट होगा क्या? नहीं। कोई भारत में भारत की करेंसी का कोट देगा क्या? नहीं।
कोट हमेशा किसका रहता है? फॉरेन करेंसी का। तो अब अगर मैं यहां पर आपको कलर के माध्यम से बताऊं, ये कोट किसका है? डॉलर का। ये कोट किसका है? येन का। मतलब आप ये समझ रहे हैं हमारे भारत की जो करेंसी है वो लेफ्ट में दिख रही है कि राइट में दिख रही है? कोट कभी उसका नहीं छूंगा, कोट तो फॉरेन करेंसी का ही होगा। लेकिन अगर सही से ऐसा दिखाया जाए जहां पर मेरे देश की करेंसी राइट में है और फॉरेन करेंसी की जो करेंसी, फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है लेफ्ट में है, तो हम उसको बोलेंगे इट्स अ डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर। लेकिन अगर मेरे को कोई ऐसा कोट दे दे जहां पर मेरे देश की करेंसी तो राइट में रहनी चाहिए थी, बट आपने तो उसको लेफ्ट में रख दी, और फॉरेन करेंसी की, फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है वो आपने लेफ्ट में रखनी चाहिए थी, आपने वो राइट में रख दी, तो कोट तो येन का ही है, बट हम बोलेंगे इट्स एन इनडायरेक्ट कोट फॉर येन। बताइए अब कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अब समझ लो किसी ने आपको ऐसा बोला, ये चाइना चल रहा है, और किसी ने आपको ऐसा बोला 1 यूरो इज इक्वल्स टू 2 चाइनीज युआन। तो दिस इज द कोड फॉर क्या? दिस इज द कोड फॉर विच करेंसी? यूरो। एंड इट इज अ डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट? इट्स अ डायरेक्ट कोड, सो इट्स अ डायरेक्ट कोड फॉर यूरो। बट अगर ऐसा बोला तो 1 चाइनीज युआन इज इक्वल्स टू 2 यूरो, तो इट्स अ कोड फॉर euro, but it's an indirect code for euro. Now you are understanding. 7 8 points you have understood. I have not solved a single sum. So what all things you have understood? The currency in which you want to trade, buy, sell should be on the left hand side. The domestic currency should always be on the right hand side. अगर ऐसा ना हो तो आप फ्लिप कर सकते हो। और अगर सिर्फ बोल के बताना है कोड, तो हमेशा डोमेस्टिक कंट्री में डोमेस्टिक करेंसी का कोड थोड़ी होता है, वो तो फॉरेन करेंसी का होगा। हाँ, लेकिन अगर वो सही से रहा, मेरी करेंसी राइट में रही, हम इसे लर्न करने के लिए कहते हैं मेरा देश हमेशा राइट है, मेरा देश हमेशा राइट रहेगा, तो उसको राइट में रखना है, ऐसे लर्न कर लेना है। अब अपने बादाम नहीं खाई तो। और लेफ्ट में क्या रखना है सर? फॉरेन करेंसी। आपको बस ऐसा करना है, तो वो कोड क्या रहेगा? डायरेक्ट कोड। और समझो अगर आपके ही देश में आपकी ही करेंसी का कोड लेफ्ट में खड़ा है और फॉरेन करेंसी राइट में खड़ी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कोड। फिर हम उसे क्या कह देंगे? इनडायरेक्ट कोड। लेकिन कोड हमेशा किसका रहेगा? फॉरेन करेंसी का। आप कभी भी कभी बैंक में जाके ऐसा बोलोगे अपने 500 की जो नोट है भैया इसकी क्या वैल्यू है, बजा देगा वो कान के नीचे, क्योंकि आप भारत में खड़े हो। 500 की नोट की वैल्यू क्या रहेंगे मैम? 500 ही रहेंगी। हाँ, आप उसको ऐसा बोलोगे सर ये देखिए ना, ये नोट पे कोई अलग ही व्यक्ति का चित्र दिख रहा है, ये नोट की क्या वैल्यू है? कोई फॉरेन करेंसी है तो वो बताएगा सर इसका वैल्यू ऐसा ऐसा है। बट आप उसको अपने ही भारत की 10 रुपए की नोट लेकर जाओगे और बोलोगे इस 10 रुपए की वैल्यू क्या है, तो कैसे होता है? कौन है? कहाँ से आ रहे हो? क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया। और मैंने आपको जैसे कहा कि बिड रेट और ऑफर रेट होता है। बिड और ऑफर रेट आपके लिए नहीं होता, जो कोट करता है उसके लिए होता है, बैंक के लिए होता है। तो आपको अगर सेल करना है तो रेट लगेगा बिड, और आपको अगर बाय करना है तो रेट लगेगा ऑफर। क्या सबको क्लियर हो गया? पक्का? एवरीबडी। फ्लिप ऑफर बन जाएगा बिड, और बिड बन जाएगा ऑफर। 1/, जो रेट रहेगा उसको 1/, करने का। ओके, श्योर अबाउट दिस? और बिड हमेशा ऑफर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। क्लियर है? अभी मैं अगर आपके सामने अभी एक सम करने वाला हूं, बिल्कुल सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छी तरह से देख लेना। सबसे पहले ये कह रहे हैं जापानीज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अभी हम कहां पर है? जापान में है। और वहां पर वो आपको सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कौन सा कोड डायरेक्ट, कौन सा कोड इनडायरेक्ट, राइट? अभी मैं इसको पढ़ रहा हूं पहले। ये जो कोड है ये क्या मेरे भाषा में है क्या? मेरे को नहीं समझता ऐसा। मैं तो ऐसे ही लिखता हूं 1 इज इक्वल टू ऐसा, ये मुझे नहीं समझता। तो मैंने कैसे लिखना चाहिए? 1 GBP इज इक्वल्स टू 210 JPY, कि 1 JPY इज इक्वल्स टू 210 JP? कैसे लिखू? तो इसको ऐसा लिखेंगे 1 GBP इज इक्वल्स टू 210 JPY। यस और नो? क्योंकि मैंने क्या बोला था? पर जीपीपी,
पर जीपीबी मतलब इंग्लिश में 1 जीपीबी। अब आप बताइए ये कोट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? लड़का कह रहा है इनडायरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट, क्योंकि अपन कौन है? जापान। तो जापान का देश राइट ही रहेगा। हमारी करेंसी का राइट में है क्या? नहीं है। है। therefore it is a direct quote for जीपीबी। ये पहले का आंसर आ गया। इट्स अ डायरेक्ट कोट फॉर जीपीबी। क्लियर है सर? अपनी करेंसी कहाँ रही है? राइट में है तो सही है। दूसरा दूसरा ये ऐसे मुझे नहीं समझता कैसे लिख लेंगे। 1 JPY इज इक्वल्स टू 120 USD। अब आप बताइए ये कोट क्या है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और किसका है? इनडायरेक्ट है। किसका? बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये कोट डॉलर का है। अब अगर ये कोट डॉलर का है तो डॉलर होना चाहिए था लेफ्ट में। मैं जापान हूं, मेरा कोट होना चाहिए था राइट में, बट ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब इट इज एन इनडायरेक्ट कोट फॉर डॉलर। व्हाट इज द थर्ड? 1 Canadian dollars is equals to 104 JPY। but it is a direct quote और indirect quote? डायरेक्ट कोट है। किसका? बहुत बढ़िया। इट्स अ डायरेक्ट कोट फॉर कैनेडियन डॉलर्स। कितना क्लियर हो गया? अगर आपके भेजे में ऐसा आ जा रहा है कि ये क्या दिया फिर बाजू में, वो कुछ नहीं, उसका डिवाइड बाय है। वो करके देखो एक बार। 1/210। सो क्यूट, राइट? तो समझ में आ गया। चलिए बना लीजिए। अब तक मैंने जो सारा पिछले आधे घंटे में बोला आपने सब लिखा ना? यस। The currencies in which you want to trade should be on the left hand side. My domestic currency should always be on the right hand side. Bid will always be less than offer. Bid and offer are the rates that are quoted by the person. It is from his perspective and not from the perspective of the person reading that quote. If you want to flip the quote, the bid will become offer, the offer will become bid. बढ़ू आगे। अब यू आर गिवन द फॉलोइंग कोट। अभी पहले बताओ ये कोट अपने फॉर्मेट में है क्या? नहीं। अपने फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? वेरी गुड। 1 Canadian dollars is equals to 2.2035 2.2070 DEM। इसको बोलते हैं अपना तरीका अच्छी तरह से। और इसको ब्रैकेट में कैसे लिखने का है कि नहीं? पर कैड। क्यूट। ये क्लियर हो गया। अब पहला बिट बोलता है ये कोट किस करेंसी का है? ये कोट कौन से करेंसी का है? कैनेडियन डॉलर का कि डॉइश मार्क्स? अभी जो मैंने बोला डॉइश मार्क्स, मैम बोल रहे डॉइश मार्क्स। तू? मैम बोल रहे कैनेडियन। अब मैम बोल रहे नहीं। तू? किसी ने डॉलर बोला मैं सुसाइड कर दूंगा। बताइए किसका करेंसी है ये? किसका कोट है ये? द करेक्ट आंसर इज कैनेडियन डॉलर्स। क्यों? बिकॉज द करेंसी विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसका ही कोट होता है हमेशा, राइट? तो पहले ऐसा अच्छी तरह से लिखना है और ए बिट में लिखना है द अबव कोट इज फॉर कैनेडियन डॉलर्स। लिखेंगे
द अबव कोट इज फॉर कैनेडियन डॉलर्स in DEM terms. The above quote is for Canadian dollars in DEM quote. Sorry, in DEM terms. The above quote is for Canadian dollars in DEM terms. ये in DEM terms मतलब क्या? हाँ, मैंने पर्सपेक्टिव नहीं, DEM की करेंसी में कैनेडियन डॉलर का ये भाव चल रहा है. परफेक्ट. एवरीबडी ए बिट आपने लिखा. अब वो बोलते हैं व्हाट इज द बिड प्राइस फॉर डीएम. बताओ व्हाट इज द बिड प्राइस. ओके, सो मेनी पीपल आर सेइंग 2.2035. नाउ दिस पर्सन हैज चेंज्ड हिज आंसर कंप्लीटली. So this person is very alert. He knows that this is a quote for Canadian dollars, but the question is asking the bid price for DEM. DEM का बिड प्राइस चाहिए, और ये जो लिखा गया है ये किसका कोट है? ये तो कैनेडियन डॉलर्स का कोट है. तो ये जो 2.2035 है ये किसका बिड है? कैनेडियन का. 2.2070 किसका ऑफर है? कैनेडियन का. लेकिन क्वेश्चन किसको क्या चाहिए? क्वेश्चन को बिड प्राइस किसका चाहिए? डीएम का. अब ये जो कोट लिखा है ये कैनेडियन का डॉलर्स का है, डीएम का है ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो क्या हम डीएम का बिड और ऑफर निकाल सकते हैं? हाँ. कैसे? इधर लिखने का डीईएम, इधर लिखने का कैनेडियन, और अभी फ्लिप करने का. अभी मेरे को पहले फ्लिप में पहले लिखने का है बिड, तो मुझे पहले 1 डिवाइड बाय 2.2070 करना पड़ेगा. कर लेना, आपको करना है तो करना है, ऐसा फोर्स नहीं. 1 डिवाइड बाय 2.2070 0.4532 और 1 डिवाइड बाय 2.2035 0.4538. अब ये वाला जो कोट है ये किसका है? ये डीएम का है. तो अब क्या हम बोल सकते हैं बिड प्राइस फॉर डीएम क्या है? ये. परफेक्ट. तो चलिए मैं बी बिड पहले लिखवाऊंगा. We cannot use the above quote. We cannot use the above quote because we cannot use the above quote because the quote is for Canadian dollars. बरोबर है. Full stop. Next line. We need a quote for DEM. We need a quote for DEM. We need a quote for DEM in CAD terms. In CAD terms. Full stop. Next line. Therefore. और ये जो बोर्ड पर मैंने कोड भी घुमा के रखा हुआ है, आप वो घुमा सकते हैं. राइट. Conclusion. Therefore, bid price for DEM is 0.4532. Bid price for DEM is 0.4532. Yes or no? Cute. 0.4532. Clear? Next. अब उन्होंने आपको पहले एक कोड दिया है. ये कोड मेरे फॉर्मेट में है क्या? नहीं. मुझे मेरे फॉर्मेट में कैसे लिखना है?
वेरी गुड. 1 GBP इज इक्वल्स टू 210 220 JPY. ब्रैकेट में कैसे लिखने का? JPY पर GBP. राइट. अब मैं एक एक का जवाब दूंगा. मिस्टर एस को GBP परचेस करना है. बताओ कौन सा कोट, क्या रेट लगना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज 220. बरोबर. क्योंकि उनको परचेस करना है तो सामने वाला कौन सा रेट डालेगा? ऑफर ना. नेक्स्ट, मिस्टर बी को GBP बेचना है. 210 इज द करेक्ट आंसर. धीरे धीरे पकड़ता है इंसान कभी भी जीवन में. नेक्स्ट, मिसेस जी को JPY परचेस करने का है. अरे, अब तो कोई बोल ही नहीं रहा. तो आप ये समझ गए कि अगर मिसेस जी को जापानीज येन परचेस करना है, या डी में मिसेस जे को जापानीज येन सेल करना है, तो ये कोट यूज ही नहीं कर सकते. क्योंकि ये कोट किसका है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. धीरे धीरे नाम में बोलने पड़ेंगे ना, तो ही आपको अच्छा लर्न होगा. ये तो पाउंड का रेट है, येन का थोड़ी है. तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं इसको? तो मुझे अब के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 JPY और इधर GBP, इधर GBP, इधर JPY. अब घुमाना पड़ेगा. 1/220. 0.0045, 0.0047. अगर आपके मन में आता है सर कितने डेसिमल तक जाना है? 4. कंपलसरी है. पांचवें डेसिमल को चेंज देखकर चौथा चेंज कर सकते हैं. 4 डेसिमल तक जानो है मतलब जानो है. ओके. अब बताइए, मिसेस जी को परचेस करना है. यस और नो? और मिसेस जे को सेल करना है तो परफेक्ट. तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में ये दो कोट लिख लेंगे. पहले अपने सॉल्यूशन में ये दो कोट लिख लेंगे. अच्छी तरह से पूरे कोट लिख लीजिए. बताइए कितना अच्छी तरह से. माय गॉड. क्लियर. एक बार दोनों कोट लिख लिए होंगे तो एक लाइन छोड़ के फिर लिख देना है. फॉर A and B bit we will use quote for GBP, and for C and D bit we will use quote for JPY. राइट. A और B बिट के लिए हम लोग GBP का कोट यूज करेंगे, और C और D बिट के लिए हम JPY का कोट यूज करेंगे. यस और और फिर आप एक एक कर कर वैसा लिख सकते हो. मिस्टर एस कैन परचेज GBP फॉर 220. मिस्टर बी के लिए 210. और अगर आपने ऐसे डायरेक्ट कर दिया तो दैट इज ऑल्सो ओके. बट एग्जाम में तो आप पूरा एक सेंटेंस बोल के लिखना इंग्लिश में. मिसेस जी कैन परचेज JPY एट सो एंड सो रेट. ऐसा रेट वेट वगैरह डालना पड़ेगा.
डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। आपको ये 3 कोड दिए हैं और वो बोलते हैं मेरे को ये तीनों करेंसी के 8-8 हजार अगर लेने हैं तो कितने डॉलर लगेंगे। अभी मेरे को बताइए, जैसे ये कोड मेरे फॉर्मेट में है क्या? मेरा फॉर्मेट क्या रहता है हमेशा, जो 1 है वो उसको ऐसा, तो मैं पहले कैसे लिखूंगा, $1 इज इक्वल्स टू 0.8730 यूरो। ऐसा मेरा तरीका है। मैं ऐसा ही, ये कौन है ऐसे कैसे लिख रहा है भाई? $1 इज इक्वल्स टू, $1 इज इक्वल्स टू, बराबर। अब मैं आगे पढ़ सकता सब, मुझे वो पढ़ते ही नहीं आ रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं, मुझे 8 हजार करेंसी खरीदनी है ये सबकी, तो कितने डॉलर लगेंगे? उसको 8 हजार यूरो, 8 हजार जॉर्डन डिनार और 8 हजार चिलियन पिसो लेने हैं, तो वो बोल रहा कितने डॉलर लगेंगे। अब बताइए, क्या ये कोट हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों? क्यों? इ- बहुत बढ़िया। तो जो करेंसी में आपको बाय करना है, ट्रेड करना है, सेल करना है, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब आपको कोड मानने पड़ेंगे। वन जॉर्डन डिनार is equals to 1 Chilean peso is equals to, yes or nobody? So 1 divided by 0.8730, 1.1455। फिर ऐसा। अब अपन सबके 8-8 हजार ले सकते क्या? तो कितना सिंपल हो गया, 1 यूरो अगर 1.1455 का है तो 8 हजार यूरो का कितना, 8 हजार से मल्टीप्लाई करने का, राइट? सो इन ऑर्डर टू परचेस 8,000 units of all three currencies, we will require 8 हजार इंटू 1455 प्लस 8 हजार इंटू 0.7096 प्लस 8 हजार इंटू 759.8784 डॉलर्स। इतने डॉलर्स आपको लग जाएंगे। आप बता सकते हैं आराम से, एक बार आपका हो जाए तो। 60 लाख 860 पॉइंट, कुछ भी नहीं, डॉट बैठ गया, इतने डॉलर्स लगेंगे। बना लो। और कहीं आपको ऐसा लिखना है तो आप भी लिख सकते हो, कोट्स को फ्लिप क्यों किया, कारण की जो करन्सी आम्हाला बाय करायची ते लेफ्ट हँड साइडला पाहिजे।
डन बडी। नेक्स्ट। नाउ आपको उन्होंने बोला है यू आर द कॉलिंग बैंक एंड द फॉलोइंग रेट्स पर डॉलर इज कोटेड अगेंस्ट स्विस फ्रैंक्स। और आपको ये 3 दिन के रेट दिए उन्होंने। अब ये कैसे लिखे शी, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा। अपन पहले अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे। अभी कैसा लिखने का, तो पहले इज इट $1 इज इक्वल्स टू कुछ तो भी स्विस फ्रैंक्स, के 1 स्विस फ्रैंक्स इज इक्वल्स टू कुछ तो भी डॉलर। $1 इज इक्वल्स टू, तुम्हें कैसे पता? एब्सोल्युटली। तो यहां पर कैसे लिखना है, $1 इज इक्वल्स टू, देखते रहना। हाँ, बताइए कैसा लगा। अच्छा, तो हम लोग का है ना ऐसा, शॉप का लैंडलाइन नंबर ऐसा है। क्या लगता है आपको, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक तो आप 25353294 लगाओ, नहीं तो 96 भी लगाएंगे तो लग जाएगा, नहीं तो सिर्फ 97 भी दबाएंगे तो लग जाएगा, ऐसा है क्या? फिर क्या मतलब, ये 2 डिजिट के सामने ये लगा सकते हो, है ना? ऐसा ही मतलब होता है ना उसका। हाँ, तो इसका मतलब आप समझे आज पहली बार। वहां पे कुछ बच्चे अपने यहाँ पे होते हैं ऐसा, उन्होंने बचपन से बॉर्नविटा में कोको कोला डाल के पिया है, तो 1.6962 और आगे क्या लिख देते हैं वो, 78 ना। आखिरी के 2 डिजिट चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में तो कोई टेंशन है क्या? लिख दिया। अच्छा, तीसरे में बताइए कितना क्लियर हो रहा है यार, ये सर नो। तो ये आपको उन्होंने बराबर से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आ गया, बरोबर। नाउ, ऑन विच डे इज इट चीपर टू बाय डॉलर्स, कौन से दिन पे डॉलर को बाय करना चीप है? पहली बात, आपका मन में हमेशा ये सवाल आना चाहिए कि क्या ये कोट काम के हैं कि नहीं है। सब बोल रहे हैं मैम, मैम बोल रहे, सब बोल रहे हो, ऐसा बोल रहा मतलब कुछ तो है। यस, काम के है कि नहीं है? विद रिस्पेक्ट टू एसेट, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज, ये कोट काम के है। बिकॉज what I want to do, I want to buy dollars. So in the currency in which I want to trade should be on the left hand side, and that is what it is. So there is no change to be done. This quote is for my purpose only. Clears? अब वो बोल रहे हैं मेरे को बाय करने का है, मेरे को बाय करना है, तो बैंक बताइए क्या बोलेगा, फुगड़ी के सेल? ऑफर। तो आपको ऑफर कंपेयर करना है, बताइए ऑफर में सबसे कम रेट किधर है? हो गया ना, तो डे 1 पे सबसे चीप है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, डे 1, डे 2 और डे 3 ऐसे लिख के मेरे फॉर्मेट के हिसाब से कोड लिख दो। डे 1, डे 2, डे 3 असं लिहून माझ्या फॉर्मॅट अनुसार ते कोट लिहून टाका। लिहिलं का? लिहिलं? बताइए, क्लियर है? अब आप ए बिट में लिखेंगे, इफ यू वांट टू बाय डॉलर्स बैंक विल कोट अस ऑफर रेट। इफ वी वांट टू बाय डॉलर्स बैंक विल कोट अस ऑफर रेट, है कि नहीं? बैंक विल कोट अस ऑफर रेट।
and therefore it will be cheaper to buy on day one. It will be cheaper to buy on day one, राइट? क्योंकि सबसे कम में कम ऑफर डे वन, डे टू, डे थ्री में डे वन पे। नंबर टू, कितने डॉलर्स लगेंगे अगर आपको 1000 SF बाय करने हैं? अब बता दो फटाक से। यस मैम, कितने? मैम बोल रहे हैं 1698 टू 1698.75। वो भी बोल रहे हैं मैम 1698। सर आप तो सबसे पहले यहां पर आपको अब SF बाय करना है, तो मुझे तो SF का कोड चाहिए। तो मुझे कोड को क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। तो पहले डे वन के कोड को घुमाएंगे, 1SF इज इक्वल्स टू, और कोड घुमाओ, 0.5889 और 158,589.6। ये आपका कोट है। अब आपको SF बाय करना है, तो सामने वाला कौन सा रेट कोट करेगा? ये वाला, राइट? तो 1000 इंटू 0.5896 सिंपू। तो बीबिट में पहले लिखेंगे, वी कैन नॉट यूज द अबव कोट्स, वी कैन नॉट यूज द अबव कोट्स बिकॉज वी वांट टू बाय स्विस फ्रैंक्स, we want to buy Swiss francs, and therefore we need code for SF, we need code for SF, we need code for SF, बरोबर? फिर उसके नीचे आप ये कोड लिख लीजिए। यस और नो। और फिर आप लिख सकते हैं, therefore in order to buy 1000 Swiss francs we will require, therefore in order to buy 1000 Swiss francs we will require 1000 into 0.5896, that will give you dollars। 1000 into 0.5896 और फिर आपको आंसर आ जाएगा डॉलर्स। यस और नो? नेक्स्ट, व्हाट इज द स्प्रेड ऑन डे टू? स्प्रेड का मतलब होता है बीड और ऑफर का डिफरेंस। तो अभी ये आपको उन्होंने डे टू का पूछा है, तो ये देखिए इस दोनों के बीच में का डिफरेंस बताइए, जो मैंने लाल स्क्रीन पे किया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दे दीजिए, लिख लेना है। therefore spread on day 2 is equals to, spread on day 2 is equals to 1.7005 minus 1.6990। तो आपको आपका स्प्रेड मिल जाएगा। मिला? नेक्स्ट, वो बोलते हैं अगर आपने इतने डॉलर्स के सामने इतने स्विस फ्रैंक्स को एक्सचेंज किया तो किस दिन किया होगा और क्या किया होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। देखिए $2500 का सामने क्या आया,
4256.75 स्विस फ्रैंक्स। ये व्यवहार हुआ था अपना। देयरफॉर $1 इज इक्वल्स टू 2500 को उधर ले लो, डिवाइड करके बताओ कितना स्विस फ्रैंक आ रहा है। 1.7027। चलो चलो देखो ये किधर आ रहा है। ये आया 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 आया। इसका मतलब ये व्यवहार कब हुआ था? डे 3 पर। और क्या व्यवहार हुआ होगा? आपने डॉलर्स बेचे हैं। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि बेचेंगे तभी तो सामने वाला बिड रेट कोट करेगा। क्यूट। चलिए डी नंबर पहले ऐसा लिख लेंगे। $2500 इज इक्वल्स टू 4256.75 स्विस फ्रैंक्स। $2500 इज इक्वल्स टू 4256.75 स्विस फ्रैंक्स। राइट, नेक्स्ट लाइन। Therefore, $1 इज इक्वल्स टू 2500 को उस तरफ ले लीजिए, that will come to 1.7027 Swiss francs. Yes or no? अब इससे समझ जाता है, लिख लेंगे कंक्लूजन। दिस कंक्लूड्स दैट द ट्रांजैक्शन वाज डन ऑन डे 3 this concludes that transaction was done on day 3 where we sold dollars for Swiss francs, where we sold dollars for Swiss francs. Perfect, कितनी क्यूट। नेक्स्ट, अब डीएम स्पॉट रेट $0.4 है न्यूयॉर्क, एंड पाउंड स्टर्लिंग 1.8 है। अब पहले तो ये मेरे फॉर्मेट में है ही नहीं, तो मैं तो इसको ऐसे समझ, मुझे मतलब मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे नहीं आता ऐसा। तो मुझे पहला कैसे लिखना है? क्या इज इक्वल्स टू क्या, कैसे लिखूं? $1 is equals to $0.4, राइट मैम? और ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं? राइट। बाद में और एक दिया उन्होंने, क्या दिया? पाउंड इज इक्वल्स टू $1.8। इसको कैसे लिखने का? ऐसा। ये मैंने मेरे फॉर्मेट में लिखा, अब मेरे को कुछ तो भी समझता। तो वो बोल रहे क्या रहना चाहिए पाउंड का भाव इन टर्म्स ऑफ डीएम। मतलब आपको क्या चाहिए? 1 इज इक्वल्स टू डैश, क्या चाहिए? सब बताइए। आपको चाहिए 1 पाउंड इज इक्वल्स टू डीएम, मतलब आपको चाहिए डीएम अपॉन ऐसा। राइट, कितना बराबर, अब सब समझा? अब कैसे बनाएंगे इसको? क्या ऐसा बोलूं कि डीएम अपॉन पाउंड चाहिए, तो अगर कोई मेरे को डीएम अपॉन डॉलर इनटू डॉलर अपॉन पाउंड कर दे, तो मेरा ऐसा डॉलर डॉलर कट हो जाएगा, तो मेरे को डीएम अपॉन पाउंड मिल जाएगा, है कि नहीं? अब मुझे पहले क्या चाहिए? डीएम पर डॉलर। बट मेरे पास डीएम पर डॉलर है क्या? मेरे पास क्या है? डॉलर अपॉन डीएम है। उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा लिखने का रहता तो सीधा लिखते। अब मेरे को चाहिए डॉलर पर पाउंड, है तो फिर टेंशन ही नहीं। सैंपल सैंपल, बताओ कितना? 4.5। दैट इज 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 4.5 जी। बन गया ना? इसको बोलते हैं क्रॉस कोट। ये सीए इंटर इकोनॉमिक्स में भी था।
इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर। ओके, तो चलिए बना लीजिए। अब ऐसे सम्स करेंगे हम, क्रॉस कोड घुमाएंगे। बताइए, क्लियर है? और अब बी बिट में तो सिंपल है, ये सब व्यवहार कहाँ हो रहे थे? न्यूयॉर्क। अब वो बोलते हैं फ्रैंकफर्ट मतलब जर्मनी में अगर 4.4 में मिल रहा है तो अपन ने क्या करना चाहिए? भाई तू ही धंधे वाला बंदा है। सिंपल, अगर जर्मनी में 4.4 में मिल रहा है, दिख रहा है आपको जर्मनी में 4.4, और आपका अभी न्यूयॉर्क में क्या रेट आया? 4.5। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जर्मनी में लेने का, न्यूयॉर्क में बेचने का। राइट? चलिए बी बिट, इन फ्रैंकफर्ट 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 4.4 डीएम। राइट? पहले लिख लो, इन फ्रैंकफर्ट द कोट इज 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 4.4 डीएम। 1 पाउंड वहां पे 4.4 डीएम का मिलता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, therefore we should buy we should buy pounds in Frankfurt and sell in New York. We should buy pounds in Frankfurt and sell in New York. सही चल रहा है? अब क्वेश्चन 7 देखो। अ स्पॉट रेट इज, ये मेरे फॉर्मेट में नहीं है बराबर से, मुझे कैसा चाहिए? हाँ, अपने को क्या है, प्रॉपर चाहिए। फिर क्या है, मिस्टेक्स हो जाती है, मैं थोड़ा इसमें वीक हूँ। ऐसा सही है, बराबर से पूरा प्रॉपर लिखना। और ब्रैकेट में कैसे लिखने का? ऐसा। फिर दूसरा क्या कोट है? पूरा अपन तो बाबा ऐसा। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? वो बोलते हैं डायरेक्ट कोट ऑफ एफ एफ इन जर्मनी, मतलब क्या चाहिए आपको? 1 डैश इज इक्वल्स टू डैश, क्या चाहिए? भगवान से डरना है, भगवान से डरना है। वो बोल रहे हैं मेरे को ये चाहिए, तो मतलब आपको 1 डैश इज इक्वल्स टू डैश चाहिए, तो क्या चाहिए? 1 एफ एफ इज इक्वल्स टू, एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि जर्मनी की करेंसी डीएम है। तो एफ एफ का कोड चाहिए इन जर्मनी। अब जर्मनी इज अ डोमेस्टिक
कंट्री, तो उसका जो करेंसी रहेगा राइट में रहेगा। और उन्होंने खुद मुंह से बोला है मेरे को कोट चाहिए एफएफ का, मतलब आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। अब आप बताओ क्या ये बन सकता है क्या, कैसे बनेगा? क्रॉस कोड, बहुत बढ़िया। कैसे क्रॉस करूं? पहला वाला घुमाओ, दूसरा वाला घुमाओ। ऐसा? लेकिन इस बार और पिछले सम में दिक्कत यह है कि पिछले सम में एक ही रेट था, यहाँ पर बिड और ऑफर दोनों है, तो अपने को बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखने का, और इधर नीचे लिखने का पहले बिड, कि मैं पहले बिड के लिए खेल रहा हूँ। अब मेरे को बताओ, पहला कोट घुमाया के बराबर का है? घुमाया है। तो आप अभी क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड बाय, वेरी गुड, आपने बराबर 1 डिवाइड बाय, मालूम है आपको, क्योंकि जब घुमाओगे तो ऑफर बिड बनता है। अच्छा, दूसरा घुमाया कि नहीं घुमाया? तो फिर उसको हम लोग, सही है, ठीक उसी तरह से। अब डीएम अपॉन एफ एफ, हमें ऑफर चाहिए। पहला घुमाया कि नहीं घुमाया, तो क्या लिखना पड़ेगा? और दूसरा, मॉरल ऑफ द स्टोरी रे, आ जाएगा आपका। बताओ पहला क्या है? 3565 पॉइंट, बाद में ऐसा। परफेक्ट, बना लीजिए। डन। अरे राहुल,
नेक्स्ट रीड कीजिए। चलिए करें। एक फ्रेंच ट्रेडर है जो लंदन से इंपोर्ट करता है और ही वुड लाइक टू बाय पाउंड्स अगेंस्ट यूरो। अब ये रेट आपको दिया है, तो वो बोलते हैं एट व्हाट रेट द फ्रेंच विल बुक। अब ये तो मेरे काम के, मेरे मतलब मेरे फॉर्मेट में नहीं है, मैं मेरे फॉर्मेट में लूंगा पहले। कैसे लिखेंगे? और फिर क्या है? राइट। अब आप बताइए आपको कौन सा कोड चाहिए? आप बताइए। द करेक्ट आंसर आपको चाहिए यूरो अपॉन पाउंड। राइट। अब फिर से वही खेलना है। सो यूरो अपॉन पाउंड कैसे बनेगा? यस और नो? तो ऐसा। अब अपने को पहली बात ये समझना है, अब अपन बिड और ऑफर दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना क्यों है? आपको पहले ये सोचना है उसको बिड चाहिए कि ऑफर चाहिए, बस वही निकाल लेना है। तो बताइए इस व्यक्ति में इसको बिड चाहिए कि ऑफर चाहिए? आप सोचिए। अब इसने इंपोर्ट किया है, तो इसको चुकाना पड़ेगा, चुकाने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। तो ये बैंक में जाके फॉरेन करेंसी क्या करेगा? बाय करेगा। मतलब आपको ऑफर चाहिए, क्योंकि वो जब बाय करेगा तो बैंक क्या कोट करेगी? ऑफर रेट। सो यूरो पर पाउंड का ऑफर अगर मेरे को चाहिए, तो पहले ये पहले कोट मैंने घुमाया है क्या? नहीं घुमाया है? क्या घुमाया है? नहीं दिख रहा। क्या बोला सर? घुमाना नहीं? नहीं नहीं घुमाता। बरोबर। देखो यही आ रहा है क्या? देख लो कितना। 1.7246। क्लियर? बना लीजिए। डन। दैट इज सो नाइस। नेक्स्ट।
ये कुछ भी, अभी मैं कुछ भी मत करने लगाओ मुझे। सो यहाँ पर बताइए पहले तो क्या रेट है। 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यस और नो, इज इक्वल्स टू दिस, बराबर। तो उसने इतना बोल रहे, बताओ बिड क्या है, बोलो बिड। ये व्हाट इज आस्क, ये व्हाट इज स्प्रेड, दोनों का डिफरेंस, बराबर है। और वो फिर से पूछते हैं एक बार इनडायरेक्ट रहता तो, अब इनडायरेक्ट रहता तो घुमा लो, बोलो 1 डिवाइड बाय पहले क्या करोगे, सॉरी, एंड बना लो सर, 1 मिनट का ऐसा। पहले वो 1 AUD का कोट लिख के फटाफट लिख दो, बिड ये है, ऑफर ये है, स्प्रेड ये है, और फिर इनडायरेक्ट कोट अंडरलाइन हेडिंग डाल के ये वाला। डन। नेक्स्ट, अब आपको ये इतने सारे कोड दिए हैं और वो बोल रहे हैं मुझे डायरेक्ट कोड चाहिए फ्रेंच फ्रैंक्स का इंडिया में। मतलब आपको पहले तो कौन सा कोड चाहिए, कौन बताएगा, क्या अपॉन क्या, ऐसा बोल दो। करेक्ट आंसर भाई, रूपी अपॉन फ्रेंच फ्रैंक्स, आपको ये कोड चाहिए। 1 फ्रेंच फ्रैंक्स कितना है रुपीस, क्योंकि अपन इंडिया है तो अपनी करेंसी तो राइट हैंड साइड में रहेगी, बराबर बोला। अब इसको कैसे, ये मेरे फॉर्मेट में नहीं, मुझे नहीं जमेगा इसको लिखना, तो मैं ऐसा पहले कर लेगा, $1 इज इक्वल्स टू, सही है ना ऐसा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये, अब आप बताओ कैसे बनेगा। यस और नो, सो बराबर मेरे को मिल जाता है। लेकिन अब मैंने ये पूरी प्रोसेस करने के लिए कुछ तो भी बीच में घुमा दिया क्या, क्या घुमाया ही नहीं, क्या घुमाया, फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड, फोर्थ कोड, थर्ड कोड को घुमाना पड़ा। तो पहला कोड जैसा का वैसा है तो बिड को बिड ही लेंगे, सेकंड में भी बिड को बिड ही लेंगे, लेकिन जब मैंने थर्ड घुमाया है तो मुझे अब 1 अपॉन ऑफर लेना पड़ेगा और फिर से बिड को बिड ही लेंगे। अब ऑफर है, ऑफर ही लेंगे, ऑफर है, ऑफर ही लेंगे, कोड घुमाया है तो 1 अपॉन
बिड लेना पड़ेगा। चलिए बताइए, पहला और दूसरा। 191.844 और ऐसा, therefore 1 FF is equals to, बना लो। डन। नेक्स्ट, एन इंडियन फर्म हु सेल्स टू अ फर्म इन यूएस, उसको डॉलर्स आए तो उसको एक कन्वर्ट करना है, तो उसको ये समझ रहा नहीं कि कहाँ करना चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। अब ये अगेन अपने फॉर्मेट में नहीं है, न्यूयॉर्क की बात करते हैं। अब न्यूयॉर्क में कैसे लिखना चाहिए बराबर से, राइट? जो कोड दिया है मैंने उसको बराबर से लिखा। लेकिन आप सोचिए मैं इंडियन हूं, मुझे को डॉलर आए, अब मेरे को डॉलर बेचने, तो मेरे को डॉलर पे ट्रेड करना है, तो मुझे डॉलर का कोड चाहिए। तो ये कोड मेरे काम का नहीं है, तो मैं एक बार घुमा के रखना पड़ेगा मेरे को इसको, कि $1 का कितना, बताओ। 4 डिजिट तक जाना है ना?
ऐसा। और इंडिया में क्या रेट चल रहा है? बरोबर। अब मैं इंडियन हूँ, मुझे डॉलर बेचने हैं, तो बैंक कौन सा रेट कोट करेगा? बीड। तो न्यूयॉर्क में ये रेट चल रहा है और इंडिया में ये रेट चल रहा है, तो कहाँ पे बेचने चाहिए? इंडिया में, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। हो गया खत्म। लिखेंगे, एज वी आर एन इंडियन फर्म, as we are an Indian firm and have dollar receivables and have dollar receivables, we will sell dollars and the bank will quote us bid rate, and the bank will quote us bid rate. अब ये बना लेने का सर, न्यूयॉर्क और इंडिया। Conclusion: we should sell our dollars in India as the rate quoted as the rate quoted is higher in comparison to New York. As the rate quoted is higher. Next, क्वेश्चन 12। पहला एक कोड दिया है, अब वो कोड अपने फॉर्मेट में नहीं है, अपन पहले उसको अच्छी तरह से लिखेंगे। $1 इज इक्वल्स टू, राइट। फिर दूसरा कोड, राइट। तो अब आपको कौन सा चाहिए? ये चाहिए, राइट। बन सकता है क्या? कैसे? ऐसा? कुछ घुमाना पड़ा क्या? 8.85 हो गया। बना लीजिए।
डन। नेक्स्ट। अब अज्यूम यू आर अ जर्मन कस्टमर हु एक्सपोर्ट्स टू लंदन एंड आपको पाउंड्स बेचने हैं अगेंस्ट यूरो। अब ये दो रेट दिए हैं। अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को क्रॉस रेट चाहिए, तो आप क्या रेट अज्यूम करेंगे अगर आपको 0.002 का स्प्रेड चाहिए? फिर से ये फॉर्मेट में, मेरे फॉर्मेट में है क्या? आप देख लेना मेरी हैबिट, मैं मेरे फॉर्मेट में रहता नहीं तब तक उसको सॉल्व ही नहीं करता, आता ही नहीं मेरे को। एग्रीड। अब आपको क्या कोड चाहिए? क्या कोड चाहिए? वो बोल रहा पाउंड अपॉन यूरो। द करेक्ट आंसर इज राइट, बिकॉज यू वांट टू सेल पाउंड्स, मतलब यू वांट टू ट्रेड इन पाउंड्स। जो करेंसी आपको ट्रेड करनी है, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड पाउंड रहेगा। एग्रीड। अब ये बन सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? बन गया। लेकिन अब आप पहले मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको बिड चाहिए कि ऑफर चाहिए? क्योंकि दोनों दिया, अपन दोनों भी बना सकते हैं, बट काय को टाइम पास करना। आपको बिड चाहिए कि ऑफर चाहिए? वेरी गुड, आपको सिर्फ बिड चाहिए। मैम आपको समझा क्यों बिड? नहीं मैम, हम तो इधर से देख लेते, सेल कर रहे हैं आप। तो बिड। अब आपने ये वाला तो नहीं घुमाया, तो ये ऐसे लिखेंगे। क्या ये वाला घुमाया क्या? तो इसका मतलब बताइए। 1.694 बरोबर। अब ये रेट तो आपका आ गया, लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है कि मुझे ये इसका स्प्रेड चाहिए, मतलब वो कमीशन है एक तरह से। तो याद रखना, कमीशन हमेशा बिड में लेस होता है, ऑफर में ऐड होता है। इसको लर्न क्यों करना है? ये देखो, ये बिड है, ये ऑफर है। अगर मुझे इसके बीच का गैप बढ़ाना है, तो बिड को नीचे लेके जाना पड़ेगा, ऑफर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी गैप बढ़ेगा। तो बिड से लेस होता है, ऑफर से, ऑफर में ऐड होता है। therefore the rate that we will quote is 1.6945 minus 0.0020, which comes to 25 है क्या? सर बना लीजिए।
डन। डन। नेक्स्ट, अब एक फ्रेंच फ्रैंक्स could be purchased for 20 US cents। अगर फ्रेंच फ्रैंक्स अप्रिसिएट हो जाता है तो कितना बाय कर पाएगा? अब देखो, 1 फ्रेंच फ्रैंक्स इज इक्वल्स टू 0.2 US डॉलर्स, राइट? अभी कौन अप्रिशिएट हो रहा है? बराबर। आफ्टर अप्रिसिएशन rate will be perfect। बना लो। इज दिस आवर फाइनल आंसर? आगे सिर्फ क्या बोला था? हाउ मेनी फ्रैंक्स वुड अ डॉलर बाय? तो बस आपको डॉलर का कोड घुमा के बता देना। therefore $1 is equals to 4.545। बढ़ू आगे। नेक्स्ट, अगर एक्सचेंज पेसोस रेट दिसंबर 2004 में एक्सचेंज रेट फॉर मैक्सिकन पेसो और नवंबर में रेट था, तो बताइए कौन सी करेंसी डेप्रिसिएट हुई है? यस, द डॉलर हैज डेप्रिसिएटेड। एग्रीड? पहले लिख लो नवंबर दिसंबर। कंक्लूजन, डॉलर करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड। डॉलर करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड, बरोबर। अब सुन लो, एज वही स्टैंडर्ड रूल है। अब उन्होंने बोला है हाउ मच, मतलब आपको ढूंढ के भी देना है कि कितने से। तो जो करेंसी का आप अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ढूंढ रहे हो, फिर कोट भी उसके ही चाहिए। तब ये कोट अपने काम के आएंगे क्या?
नहीं, therefore कोड फॉर डॉलर, अब पहले घुमा लो। बोलो। 2 2081, therefore depreciation percentage कर लो। लिखा आपने वो कि जिसका करेंसी का अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, उसको वही फॉर्मेट में आना है, राइट। नेक्स्ट, इन 1999 क्या चल रहा था रेट? 1 यूरो इज इक्वल्स टू $0.9, और आज क्या रेट चल रहा है? 1 यूरो इज इक्वल्स टू $1.16। तो वो बोल रहा है, बताइए
यूरो कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हुई, डेप्रिशिएट हुई, और यूरो की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है? बताओ, यूरो क्या हुआ? डेप्रिशिएट? अप्रिशिएट हो रहा ना सर। 1 यूरो पहले 0.9 था, आज 1.16 हो गया। यस और नो सर? therefore euro has appreciated, लिखा आप सबने? therefore euro has appreciated, appreciation percentage 28 point, appreciation percentage 28.89%. परफेक्ट। चलिए वी विल स्टॉप यहाँ पर एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर।